हाँ जी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। आज हमारी रैंकर्स वे सीरीज का एपिसोड नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे आने वाला है। और बहुत सारे बच्चों के काफी सारे क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन को आज हम लेंगे। और आज हमारे साथ है आकांक्षा। आकांक्षा का ऑल इंडिया रैंक 1 एग्जीक्यूटिव में आया था और ऑल इंडिया रैंक 4 CS प्रोफेशनल के अंदर आया था। मतलब पहली बात तो रैंक लेना ही, मतलब मैं कह रहा हूँ पास होना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सिंगल डिजिट रैंक लेना और इवन एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक 1 आना, मतलब उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। और प्रोफेशनल में, अरे प्रोफेशनल में आकांक्षा तुम्हारा रैंक 1 क्यों नहीं आया? सर आई डोंट नो अभी क्यों नहीं आया, बट सिंगल डिजिट डिजिट तो आ ही गया था, फोर, तो दैट इज आल्सो ग्रेट। नहीं नहीं, वो तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, 4 तो बहुत अच्छा रैंक है। मतलब मेरे को उम्मीद थी कि आपका रैंक 1 एग्जी में आना चाहिए था प्रोफेशनल के अंदर, बट ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आकांक्षा, थैंक यू सो मच कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला। मतलब हमने ना अभी एक यूट्यूब पे नई सीरीज अभी स्टार्ट की है, मतलब जितने बच्चों की हेल्प हो सकती है, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चंस क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि हमें तैयारी कैसे करेक्ट। करनी है, लिखना कैसे है, सेक्शंस लिखने जरूरी है या नहीं है। तो इसलिए मैंने एक सीरीज तैयार की ताकि मैक्सिमम हर बच्चे की हेल्प हो सके, जितने बच्चों के भी डाउट्स होते हैं वो इस सीरीज के माध्यम से खत्म हो जाए। चलो अब हम इस सेशन को लेकर मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आकांक्षा, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन बस आपसे यही है कि पहले थोड़ा सा आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, क्योंकि आपने रैंक 1 एग्जीक्यूटिव में लिया और रैंक 4 आपका CS प्रोफेशनल के अंदर आया। तो आपका बैकग्राउंड क्या था? आपने किस तरह से मतलब CS में अपनी एंट्री कैसे ली और फिर किस तरह से आप रैंक की तरफ बढ़े? तो ट्वेल्थ के बाद आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे क्या करना है, तो आई वॉज फिगरिंग आउट, इंटरनेट पे कोर्सेज देख रही थी। ऑल्दो मैंने बीकॉम में एनरोल कर रखा था, बट देन आई गेव आईआईएम इंदौर का आईपीएमईटी प्रोग्राम एंड क्लैट। तो अच्छा। जब मैंने क्लैट दिया था, इवन दो आई डिड नॉट गेट एनी टॉप एनएलयू, बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि लॉ में मेरी रुचि है। सो आई एनरोल्ड फॉर सीएस। सीएस में एक्सीडेंटली आई थी, बट देन फाउंडेशन का आई डिड सेल्फ स्टडी एंड उसमें रैंक 25 आ गया था। देन टू फॉर फर्दर स्टडीज एग्जीक्यूटिव के लिए आई वेंट टू इंदौर। इंदौर में मैंने क्लासेस ली, रेगुलर स्टडीज की। सो आफ्टर क्लासेस एवरी डे आई थिंक 3-4 आवर्स में रिवीजन करती थी एंड अपने शॉर्ट नोट्स बना रही थी। एंड देन सीएस एग्जीक्यूटिव में रैंक बनाया। फिर नेक्स्ट टाइम हो गया कि प्रोफेशनल में आई शुड ऑल्सो एम फॉर सिंगल डिजिट रैंक, सो प्रोफेशनल में रैंक 4 था। After that, I joined Bharti Airtel Group for my training, and then I moved to Mumbai. Currently, I'm working at National Stock Exchange India Limited. क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ना, आप ना इतना इजी में बोल रहे हैं ना। सर रैंक 1 आ गया, फिर रैंक 4 आ गया, फिर भारतीय एयरटेल में काम कर लिया, फिर NSC ये सामने जो नालायक बच्चे बैठे हैं, इनको लग रहा है भाई रैंक 1 का मतलब ऐसा मतलब होता है ना कि बड़ी मुश्किल से पास हो गए। मतलब ये होता है कि रैंक 1 4, उसके बाद भारतीय एयरटेल में अपने ट्रेनिंग की, क्योंकि मतलब टॉप मोस्ट सारी की सारी बहुत मतलब हाई लेवल की कंपनी है। तो जितने भी बच्चे अब सामने बैठे हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछते हैं कि आकांक्षा ने रैंक लिया कैसे है। अच्छा आकांक्षा, मतलब आपकी लाइफ चेंज हुई वैसे, मतलब CS बनने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आपके सामने आए कि हाँ भाई जो पहले नहीं थे बट आपको लगा नहीं, अब वो चेंजेस मेरे को देखने को मिल रहे हैं? तो आफ्टर बिकमिंग सीएस आई बिलीव, एक तो घर वाले अभी आपको डिसीजन लेने देते हैं। जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो तो सारे डिसीजन घर वालों से पूछ के लेने होते हैं, बट नाउ दे ऑल्सो बिलीव इन यू कि तुम जो करोगे वो सही होगा। तो दैट इज वन मेजर डिफरेंस आई हैव फेल्ट। क्योंकि जब मैं दिल्ली में थी, तो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई मेरा जो शिफ्ट करना था वो डिसीजन मैंने खुद लिया था, एंड घर वालों ने बोला ठीक है तूने ले लिया है तो यू विल डू इट। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज फैमिली में बाकी सब आपको इज्जत देने लगते हैं ज्यादा, क्योंकि आप सीएस हो जाते हो, सीएस सीए सीएमए वट एवर इट इज, बट आपकी इज्जत सोसाइटी में बढ़ जाती है। सेकेंड, मतलब आपके फ्रेंड्स ग्रुप, आपका सोशल सर्कल, वहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब सोसाइटी में थोड़ा सा ना इज्जत बढ़ जाती है कि हाँ भाई देख भाई अब CS आ रहा है। और फिर ऑब्वियस सी बात है, ऑल इंडिया रैंक, मतलब रैंक को तो फिर और ही सोने पे सुहागा वाली बात है। चलो बहुत बढ़िया आकांक्षा। अच्छा आकांक्षा, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब मेरे नहीं, मैं कहूंगा कि बच्चों के क्वेश्चंस हैं जो बच्चे नॉर्मली सर्च करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मतलब बच्चों का ना ये आता है कि सर इतने सारे पेपर हैं, जैसे अब एग्जीक्यूटिव में 7 पेपर हैं और प्रोफेशनल के अंदर अब 5 पेपर हैं, 2 इलेक्टिव हैं, तो टोटल करेक्ट। 7 पेपर मतलब प्रोफेशनल के अंदर भी हैं। तो आपने अपनी CS की जर्नी में, मतलब जब आप पढ़ते थे तो इतने सारे पेपर्स को आप हैंडल कैसे करते थे कि हाँ भाई, मतलब नॉर्मली कई बार बच्चा क्या करता है कि लॉ पढ़ने के लिए बैठा तो कभी उसने टैक्स निकाल लिया,
फिर टैक्स पढ़ने के लिए बैठा, उसके दिमाग में ECIPL चल रहा है, फिर कभी सिक्योरिटी लॉ चल रहा है, कभी अकाउंट्स चल रहा है, तो उस चीज करेक्ट। को आप कैसे मैनेज करते थे? तो जनरली फ्रॉम सीएस, मेरे टाइम पे सीएस फाउंडेशन था, अभी तो सीएस डबल है। तो जनरली दो एग्जाम के बीच में 9 मंथ्स का गैप होता है, तो इनिशियल 6-7 मंथ्स क्लासेस के लिए होते हैं। तो आप क्लासेस जा रहे हो, सारे टीचर से गाइडेंस ले रहे हो, हाउ टू कवर द सिलेबस, आप रेगुलर लेक्चर्स ले रहे हो। तो रेगुलर लेक्चर्स के टाइम पे आई जनरली प्रेफर कि जो भी क्लास में पढ़ रही हूँ वो आके मैं शाम को रिवाइज कर लूँ, एंड विद इन नेक्स्ट 15 डेज या 30 डेज वो मैं सेकेंड रिवीजन कर लूँ, अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट मुझे भूल जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि इट जनरली हैपेंस कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया तो आप भूल जाते हो। बिल्कुल। तो क्लासेस के टाइम पे तो मेरा शेड्यूल ऐसा ही था। एंड फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक टैक्स, एफएम, कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता था उससे रिलेटेड एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आई यूज टू सॉल्व ऑन डेली बेसिस। फिर जब क्लासेस खत्म हो जाती है, जो आपका प्रिपरेशन टाइम होता है, दैट इज जनरली 2 or 3 मंथ्स, तो उसमें आई फॉर फर्स्ट रिवीजन आई जनरली डिवोट 45 डेज, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन आपका काफी लेंथ में होना चाहिए, एकदम डीप होना चाहिए। तो फर्स्ट रिवीजन विल टेक टाइम। समटाइम स्टूडेंट डू की टाइमलाइन अनरियलिस्टिक सेट करते कि 15 दिन में मेरा फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। तो 45 डेज में आई अलोकेट 4-5 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, फिर बफर भी रखती थी इन केस अगर उस अलोकेटेड टाइम में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो बफर के डेज में मैं अपना कंप्लीट कर लूं विदाउट हैविंग इम्पैक्ट ऑन अदर सब्जेक्ट। And at least 1 month before examination, I started practicing mock papers, ICSI के past year question paper, उनका पैटर्न देख रही थी कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। एंड एग्जाम्स के बीच में अपने गैप नहीं होता है, लाइक कंटिन्यूस पेपर्स होते हैं। हाँ तो बिल्कुल। बिफोर 10 डेज आई हैव क्रिएटेड अ मॉक सिचुएशन कि मैं एग्जाम का, सपोज अगर 2 से 5 का टाइम है, तो मैं डेली 2 से 5 पे एक 3 घंटे का पेपर लिखूंगी, एंड नेक्स्ट डे के पेपर के लिए आई अगेन प्रिपेयर एंड देन अपीयर फॉर द सेकंड पेपर। तो मैंने ये मॉक सिचुएशन ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी थी, क्या बिकॉज बात है। जनरली इट हैपेंस कि दोपहर को नींद काफी आती थी, एंड आई एम अ नाइट आउल, तो मुझे दोपहर को पेपर देना जमता नहीं था। तो मुझे ये पता था ये प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैंने ये मॉक सिचुएशन प्रिपेयर कर रखी थी, सो दैट जो 2 से 5 का टाइम है उस टाइम पे मैं काफी प्रोडक्टिव रहूं। एंड समटाइम इट हैपेंस, मेरे साथ पर्सनली ये होता था कि मैं रात को ज्यादा पढ़ पाती थी, सुबह अगर मुझे कोई बोले तो आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो मैं वीकली बेसिस पे एक वीक ऐसा करती थी कि मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ूं, एक वीक ऐसा कर रही थी कि मैं लेट नाइट पढ़ूं, ताकि मेरे 24 आवर्स में कोई ऐसा आवर नहीं हो कि आई एम अनप्रोडक्टिव। तो दिस इज हाउ आई डिड इट। मतलब क्या बात है। मतलब मैं ना, मतलब नॉर्मली क्लास में आपको ही पता होगा, हमारा जो एडवांस टेक्स का बैच था, मतलब मैं नॉर्मली क्लासेस के अंदर भी ये बात बोलता था कि जितने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मतलब मुझे फाइनली पता लग रहा है कि आपने ये चीज ना, हमने बहुत अच्छी बोली है, जो नॉर्मली बच्चों को समझनी बहुत जरूरी है। कि होता क्या कांशा, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन करने के बाद ना वो डायरेक्टली एग्जाम देने जाते हैं, जो बहुत ब्लंडर करेक्ट। मिस्टेक है। मतलब आपको आकांक्षा से ये समझना पड़ेगा। उन्होंने दो बातें बोली हैं कि पहली बात, लास्ट के 1 महीने में टेस्ट सीरीज हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गया, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे आप एग्जाम कैसे दोगे। और दूसरी बात, आकांक्षा ने बहुत बढ़िया बात बोली कि सेम टाइम पर, जिस टाइम पर एग्जाम है, सेम टाइम पर 3-3 घंटे के एग्जाम देने के लिए बैठना, ताकि आइडिया लगे कि आप 3 घंटे में कितना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं। उस टाइम की रूटीन आपकी बने, क्योंकि आपका एग्जाम अगर 2 से 5 है, तो आपको 2 से 5 ही बैठ के आकांक्षा ने घर में एग्जाम दी। तो ये कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी, बिना प्रैक्टिस के अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। अच्छा आकांक्षा, बस यहीं से मेरा क्वेश्चन हो रहा है। जैसे आपने एग्जाम दिया, ऑब्वियस सी बात है, रैंक 1 आया, और रैंक 1 बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो एग्जाम से पहले आपने कितनी रिवीजन कर ली थी हर पेपर की, कि हाँ सर इतनी रिवीजन तो कम से कम चाहिए हर बच्चे के लिए? तो एग्जीक्यूटिव में मेरा ओरिजिनल अटेम्प्ट जून 20 था, सो हम्म। दैट गॉट कैंसल्ड, और वो दिसंबर 20 में मर्ज हो हम्म। गया था। तो एग्जीक्यूटिव में आई बिलीव एवरी सब्जेक्ट के लिए 4 to 5 टाइम्स रिवीजन मैंने करा था। बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था, क्योंकि कोविड की न्यूज आ रही थी, तो हम्म। उससे डिमोटिवेशन भी आ रहा था कि पेपर होंगे नहीं होंगे, देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो मैंने 1-2 महीने का ब्रेक ले रखा था, बट अक्टूबर से मैंने फुल फ्लेज स्टार्ट कर दिया था कि अब दिसंबर में पेपर होने हैं, तो वन शुड डू इट। एंड प्रोफेशनल के लिए एवरी सब्जेक्ट के लिए 2-3 रिविजन्स थे।
एक दो सब्जेक्ट ऐसे थे जो फॉर वन विथ वन रिवीजन आई डिड दैट, सो बेसिकली दैट वर ओपन सब्जेक्ट, ओपन बुक सब्जेक्ट, तो उसमें आपको बुक्स में आइडिया होना चाहिए कौन सा टॉपिक किस पेज पे है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने इंडेक्स मैपिंग कर रखी थी कि ये टॉपिक आएगा तो मुझे किस पेज को रेफर करना है। तो मतलब इवन मेन। फॉर ओपन बुक सब हाँ जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। Even for open book subject index mapping के साथ there was one more technique that I used to follow. Basically अगर कोई टॉपिक आया है अपने ये बुक्स में, अगर उसका 1.5 पेज लिखा है बट यू आर नॉट गोइंग टू एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट द एंटायर थिंग इन योर एग्जाम शीट, तो मैं उसका स्टिकी नोट्स में रफ आइडिया ले लेती थी मुझे एग्जैक्ट कितना लिखना है, और मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर लेती थी कि दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो मुझे एग्जैक्ट ये लिख देना है अपने वर्ड्स में, rather than reading the entire thing and then uh, summarizing it in the exam hall. क्या बात ये है, मैं बहुत पहले से ही समराइज करके रखती थी। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपने कुछ पॉइंट्स मतलब पहले से हाईलाइट कर रखे थे और कुछ नोट्स आपने पहले से बना रखे थे, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम सेम कॉपी करें। मतलब जो आपने एग्जाम हाईलाइट कर रखे हैं या की पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर रखे हैं, मेन आपने उस पर फोकस किया। करेक्ट। अच्छा, एक एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव में आकांक्षा ने कम से कम 4 से 5 रिवीजन की है। मैं ये नहीं कह रहा कि 4 से 5 रिवीजन आप करोगे तभी आपका रैंक आएगा, मैं कह रहा हूँ अगर आप 3 रिवीजन भी अच्छे ढंग से कर लोगे तो भी आप रैंक अचीव कर सकते हो, बट कम से कम 3 रिवीजन चाहिए। नॉर्मली आजकल आकांक्षा पता क्या हो गया, मतलब अभी करेक्ट। मेरी क्लास थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई, तो आजकल ना मतलब बच्चा कहता है सर अब दिसंबर में उसके एग्जाम है, उसका ना नवंबर में सिलेबस खत्म हो रहा है, तो बच्चा कह रहा है सर क्या हम क्लास के बाद सीधा एग्जाम देने जा सकते हैं। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी की कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब सेल्फ स्टडी बच्चों के लिए क्या मायने रखती है अगर आपको एग्जाम देने हैं। तो सेल्फ स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है, इवन दो अगर बच्चे के पास 1 महीने का भी समय बचा है, तो आई बिलीव जब क्लासेस चल रही थी उस टाइम पे उसने प्रॉपर सेल्फ नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपर प्रिपरेशन कर रखी होगी। तो अगर क्लासेस के टाइम पे भी उसने डिसेंट तरीके से विदाउट एनी डिस्टरबेंस प्रॉपर रिवीजन किया है, तो विथ 1 मंथ ऑफ रिवीजन ऑल्सो ही कैन अपियर फॉर द एग्जामिनेशन एंड कैन पास द एग्जामिनेशन। मतलब सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब कोशिश ये करो कि जैसे भी क्लासेस चल रही है ना, जिन बच्चों की भी क्लासेस चल रही है, साथ के साथ डेली बेस पे क्लास की रिवीजन करते चलो। वो बहुत जरूरी है, तभी आपको बाद में इजी हो जाएगा। अगर आप क्लास की रिवीजन साथ करेक्ट। में नहीं करोगे फिर आपको बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है। आकांक्षा, मेरा एक क्वेश्चन एक छोटा सा और है कि मतलब बच्चे बहुत प्रॉब्लम में आते हैं कि सर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कि अगर कोई भी रैंक होल्डर है उससे पूछना कि प्रेजेंटेशन हमें कैसे करनी होती है, या सेक्शन लिखने जरूरी होते हैं नहीं होते, या बेयर लॉ की लैंग्वेज लिखनी जरूरी होती है नहीं होती। तो अगर मैं किसी भी लॉ पेपर की बात करता हूँ तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बच्चों को आइडिया दें कि प्रेजेंटेशन या सेक्शंस या बेयर एक्ट की लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, या क्या वो जरूरी है या नहीं है। तो लॉ पेपर्स में जनरली दो काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक डायरेक्ट आएगा, एक केस 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 बेस्ड आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में तो यू कैन डायरेक्टली पुट द कंटेंट विच द क्वेश्चन विच इज देयर इन द क्वेश्चन। सो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आई जनरली प्रेफर, अगर सेक्शन याद है तो लिखो, अगर याद नहीं है तो मत लिखो, क्योंकि गलत लिखने से नंबर कटते हैं। बिल्कुल। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में भी इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पैराग्राफ्स, मेक श्योर कि दो दो तीन तीन लाइन के शॉर्ट पैरा लिखो, उनको पॉइंटर्स दे दो, सो दैट एग्जामिनर को भी इजी रहे उसे चेक क्या करना है, और उसके लिए भी इजी रहे, सो दैट ही कैन गिव यू मार्क्स फॉर प्रोविजन। फॉर केस बेस्ड, first you have to write the provision, then analyze what is there in the question, what are they asking। तो उस सिचुएशन को अपने प्रोविजन से कंपेयर करो, कनेक्ट करो, एंड देन यू हैव टू गिव योर analysis and then the conclusion. So this is how I presented my question paper in 4-5 parts. अच्छा, आप मतलब एक एक छोटा सा पॉइंट बस यहाँ पे ये पूछना है कि मुझे, आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिख के आते थे या अपनी लैंग्वेज में भी हम लिख सकते हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप बेयर एक्ट का एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि किसी को पूरा बेयर एक्ट याद नहीं बिल्कुल होता, तो आप अपनी बिल्कुल लैंग्वेज में ही लिखते हो, बट कंटेंट शुड बी द सेम। ऐसा नहीं हो कि बेयर एक्ट का इंटेंट कुछ और है, आप अपनी लैंग्वेज में उसका इंटेंट चेंज कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेन ये बहुत बढ़िया बात आकांक्षा ने बोली है कि इंटेंट मतलब वही जो नॉर्मली हर टीचर क्लास के अंदर बोलता है कि मीनिंग सेम होना चाहिए। लैंग्वेज आपकी हो सकती है, ऐसा ना हो कि आपने लैंग्वेज भी अपनी लिख ली है, मीनिंग भी बदल गया, तो अगर मीनिंग ही बदल गया तो प्रोविजन ही बदल गया। तो मीनिंग सेम होना करेक्ट। चाहिए, लैंग्वेज आपकी अगर अपनी होगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आकांक्षा, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ही बस ये है
कि एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि ना बच्चों को सबसे डर क्या होता है कि सर मतलब डेली एग्जाम चलते हैं जिनके बहुत ग्रुप के एग्जाम होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पता करेक्ट। है रैंक तभी आएगा जब बहुत ग्रुप के एग्जाम देंगे या सारे पेपर एक साथ देंगे, या इवन जिनके बोर्ड के सिंगल पेपर एग्जाम। मतलब सिंगल ग्रुप भी एग्जाम होते हैं तो बीच में अगर गैप भी है, तो उस टाइम में बच्चा क्या करे कि उसको ये समझ नहीं आता कि सर इतना सारा सिलेबस है, तो उस टाइम पे आपने क्या किया था एग्जाम से जितने टाइम पे आपको मिलते थे उस टाइम पे आप क्या करते थे? तो जनरली एग्जाम्स के बीच में गैप नहीं होता और यू हार्डली गेट 9 to 10 आवर्स का टाइम, क्योंकि थोड़ा बहुत स्लीप इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नेक्स्ट एग्जाम में आप खराब कर दोगे। इट हैपेंड विथ मी इन सिक्योरिटीज लॉ का पेपर एग्जीक्यूटिव में। क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर खराब गया था तो उसका इम्पैक्ट सिक्योरिटीज लॉ में गया था। तो हम्म। आई प्रोफेशनल में मैंने ये फॉलो किया था कि एटलीस्ट 3-4 आवर का स्लीप मैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन लूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ 9 से 10 घंटे बचते थे, तो चैप्टर वाइज डिवाइड करती थी आवर्स, कि अगर किसी चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर किसी का कवरेज ज्यादा है तो दैट विल टेक मोर टाइम रेदर देन द चैप्टर जो कम टाइम ले। तो या एग्जाम के बीच का जो गैप होता था उसमें मैं एनालाइज करती थी कौन सा चैप्टर वेटेज का ज्यादा वेटेज है एंड किसका कम वेटेज है, एंड इवन नंबर ऑफ पेजेस किस चैप्टर के कितने हैं, तो मैं कितना जल्दी कौन सा चैप्टर रिवाइज कर सकती हूँ। तो जनरली जो पेजेस कम, जिस चैप्टर में कम पेजेस होते थे, आई जनरली डू दैट इन 1 आवर, कि वो कंप्लीट कर दो जितने छोटे छोटे चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर से भी जनरली 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल आता था। बिल्कुल। तो वो आपके सिक्योर हो गए। उसके बाद जो बड़े चैप्टर बचते थे तो उसको 1-1 घंटे में आई ट्राई टू कवर दैट। इस टू कवर इसकी मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस मॉक, ये जो मैं मॉक पेपर्स देती थी उसमें मैंने कर रखी थी कि 1 घंटे में मुझे एक चैप्टर कैसे रिवाइज करना है। तो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग मल्टीपल बुक्स, मैंने एक ही मॉड्यूल या फिर एक ही बुक को रेफर किया था। उसी में जितने नोट्स जो भी मुझे पेपर्स रखने थे सब उसी में रखा था, कि लास्ट डे पे मुझे सिर्फ एक बुक रेफर करना पड़े। सुन लो नालायकों, सुन लो, तुम्हारी बात हो रही है। जो तुम आजकल के बच्चे मैं देखता हूँ 5-5 बुक 6-6 बुक्स लेके चल रहे हैं, 7-7 बुक्स लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब ये आपको समझना पड़ेगा। आप किसी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब मेरी बुक्स लो या किसकी, मतलब जिसकी भी बुक्स लो बट उसको लास्ट तक बेस बना के चलो, या मैक्सिमम एक क्वेश्चन बैंक आप साथ में ले सकते हो। बट अगर आप कहो कि मैं 5-6 बुक्स लेके चलूंगा और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी और कुछ भी नहीं होगा, तो वही आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट। आपके पास वही मटेरियल हो जो आपको लास्ट टाइम पे पढ़ना है, और उसी में से आपको रिवीजन करनी है, तब जाके आपका रैंक आएगा और आपके दोनों ग्रुप निकलेंगे। बस ये पर ध्यान दो। आकांक्षा, लास्ट में कोई मैसेज बच्चों के लिए स्पेशल आपकी तरफ से कि हाँ सर ये चीज बहुत जरूरी है, और फिर इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। तो जनरली मैंने देखा है, लाइक लिंक्डइन पे मुझे काफी बच्चे अप्रोच करते हैं, हाउ टू क्लियर एग्जामिनेशन, हाउ टू सिक्योर रैंक। तो मेरा एक ही फंडा था स्टार्टिंग से कि अपने स्टडी मटेरियल्स को लिमिटेड रखो। जैसे कि आपने बोला कि बच्चे 5-6 अलग अलग बुक्स को रेफर करते हैं। मेरे टाइम में मैं भी अगर किसी दूसरी बुक में मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कंटेंट अच्छा लगा तो वो मैं कंटेंट का प्रिंट आउट लेके या फिर उसको हैंड रिटन नोट्स बना के अपनी मेन बुक जो मैं रेफर करती थी उसमें स्टिक कर लेती थी, सो दैट लास्ट तक मेरे पास एक ही मॉड्यूल रहे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास जितने सोर्सेज होंगे सब में थोड़ा बहुत लैंग्वेज मॉडिफिकेशन होता है तो आप ज्यादा कंफ्यूज होते हो। तो फॉर बेटर क्लैरिटी रेफर टू ओनली वन मॉड्यूल और 1 or 2 मैक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बच्चे टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस को इतना नहीं समझते, बट दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको पता चलता है एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन बिल्कुल। देना है। मैंने काफी सारे बच्चों की एग्जाम शीट्स देखी है, अच्छा। उसमें फर्स्ट लाइन में ही वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं या फिर सेक्शन गलत लिख रहे हैं या फिर राइटिंग बहुत खराब है और पेपर का प्रेजेंटेशन का तरीका खराब है। तो आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब पे आपको काफी सारी मिल जाती हैं ऐसे रैंकर्स की या फिर अदर स्टूडेंट्स की जिनके हाई मार्क्स होते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज। तो एक बार वो देखिए कि हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको प्रोविजन आता है, आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं, अनलेस अंटिल यू प्रेजेंट इट प्रॉपरली। तो दैट इज द सेकंड थिंग। बाकी तो ऑल द बेस्ट, अभी जो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन है उसमें तोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आकांक्षा, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, और ऐसे अभी कई सारे सेशंस और आने हैं, उनके अंदर भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच आकांक्षा वंस अगेन टाइम निकालने के लिए। मतलब होता है ना कि अब सीएस बन जाते हैं, टाइम बहुत कम होता है, फिर पकड़ना पड़ता है बच्चों को कि नहीं टाइम दो। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी को। वंस अगेन फिर मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू आकांक्षा वंस अगेन।